नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज है 2 फरवरी और जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 चल रहा है दोस्तों। और आज की दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो अब हम आपके सामने उन सभी क्वेश्चंस का जो आज पूछे गए हैं आपसे, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बात करें एग्ज़ाम के लेवल की, तो दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम अभी तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल कठिन हैं और कुछ सवाल आपके काफ़ी आसान हैं। तो इन सभी सवालों का जो आपसे पूछे गए हैं उनका 100% एक्यूरेट आंसर के साथ हम आपको यहाँ एनालाइज करके बताने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी आगे आने वाली शिफ्ट है, देखिए पहला लाभ तो इसका ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको उनसे मिला के अपना चेक कर सकते हैं और ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस टॉपिक से क्या पूछा गया। दूसरा लाभ ये है इसका कि जो आगे आने वाली इसकी शिफ्ट हैं, अभी जो अन्य डेट में एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उसी दिशा में पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरा लाभ ये होगा कि अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी आप इससे कर पाएंगे और उसका भी आपको आइडिया लग पाएगा, क्योंकि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं टॉपिक से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अलग अलग से पूछे जाते हैं, कुछ ही टॉपिक हैं गिने चुने जो सबके फेवरेट होते हैं, तो इसमें भी उन्हीं क्वेश्चन पर अधिक जोर है। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछे गए आपसे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाएं और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, अंत तक देखें, बने रहें हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि किस तरीके से और क्या आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं। तो दोस्तों ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं, निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। यहाँ पर निर्वात, यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांध के रोके हुए जल में होती है। तो बांध के रोके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, ये पूछा गया है आपसे। तो बांध के रोके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया। तो भारत में पहला कपास मिल सूरत में लगाया गया, तो सूरत यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी भी दोस्तों गुजरात जो है वो कपास का बहुत बड़ा केंद्र है, महाराष्ट्र भी कपास का बहुत बड़ा केंद्र है। मुंबई और अहमदाबाद और सूरत के कपड़े के केंद्र बन पाए, क्यों बन पाए, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये कपास वाले क्षेत्र हुआ करते थे और तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज, मिल्स स्थापित की। तो ये यहाँ पे आपका सूरत करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन के 2 बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति को इंगित करता है। तो खाद्य पदार्थ डालने पर आयोडीन के 2 बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो आपका स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाता है। स्टार्च यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, स्टार्च। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां जंगली गधा पाया जाता है कौन सा है। तो विश्व का एकमात्र क्षेत्र जहां पे जंगली गधा पाया जाता है, तो वो क्षेत्र है कच्छ का रण। तो कच्छ का जो रण है वो आपका गुजरात राज्य में है। दोस्तों कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और इसमें एक और प्रजाति पाई जाती है, उसको कहते हैं खराई ऊँट या खराई कैमल। तो वो क्या होते हैं, वो तैरते हैं ऊँट, वो पानी में तैरते हैं और मैंग्रोव वनस्पतियों में वो रहते हैं। तो वो भी कच्छ के रण की एक प्रजाति है और जंगली गधा भी वहीं की प्रजाति है। गुजरात का एक और फेमस स्थान है, वो है गिरबन। तो गिरबन में क्या पाया जाता है, तो गिरबन में बब्बर शेर या एशियाई शेर पाया जाता है, तो उस एशियाई शेर को ही बब्बर शेर बोला जाता है। तो बब्बर शेर यहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का स्वदेश विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत का स्वदेशी विकसित प्रथम कंप्यूटर का नाम है परम। तो परम यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है। तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो पौधे के पुंकेसर भाग से केसर प्राप्त होता है। तो केसर प्राप्त होता है पौधे के पुंकेसर भाग से, तो पुंकेसर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप स्थित है किस में। तो हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो हवाई द्वीप आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये हवाई द्वीप यूएसए के आपके प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्राधिकार में आता है। तो यहाँ पे आपका उत्तरी प्रशांत महासागर आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हवाई द्वीप पर ही मोना लोआ और मोना किया दो बहुत सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, मोना लोआ और मोना किया, तो ये हवाई द्वीप पर ही हैं।
और ये यूएसए का बहुत बहुत बड़ा टूरिज्म सेंटर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय आपके तुलुव राजवंश के शासक थे। तो तुलुव राजवंश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के थे। और ये भी आपको याद रखना है कि ये विजयनगर के राजा थे। तो विजयनगर, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य की जहाँ तक बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। तो हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की, हरिहर एंड बुक्का। तो हरिहर बुक्का बुक्का की आपको ये चीज़ याद रखनी है। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हमने बताया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, संस्थापक हरिहर और बुक्का। और किस नदी के किनारे था विजयनगर साम्राज्य, किस नदी के किनारे बसा? तो उस नदी का नाम था तुंगभद्रा। नदी का नाम भी आपको याद रखना है। एक बार हम फ्रेश सीट लेके आपको फिर से बताना चाहेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई वो हुई हरिहर और बुक्का के द्वारा। तो हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा हुई। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। राजधानी थी हम्पी, हम्पी ये भी आपको याद रखना है। नदी कौन सी थी? नदी थी तुंगभद्रा। इनको पहले उसने पकड़ लिया था मुगल शासकों ने, हरिहर बुक्का को। तो ये मुस्लिम बन गए थे। उसके बाद जब ये विजयनगर आए तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके फिर से हिंदू बने और अपने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला जो एकमात्र व्यक्ति था वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जी, यहाँ अम्बेडकर यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। दोस्तों गांधी जी ने प्रथम आंदोलन में भाग नहीं लिया था, दूसरे में लिया था। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोबोल किसका प्रतीक है? तो कोबोल का यहाँ पे आपको ये ऐसे नहीं बोला जाता, ये कॉमन ऐसे बोला जाता है, को और बोल, को बोल। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल इसका प्रतीक है। तो ये अंग्रेजी में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सालों भर भारी वर्षा एवं उच्च तापमान वाला जलवायु क्षेत्र है। तो सालों भर भारी वर्षा और उच्च जलवायु तापमान वाला क्षेत्र है विषुवतीय क्षेत्र। विषुवतीय क्षेत्र ये है कि अगर ये है पृथ्वी तो इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजर रही है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को विषुवत रेखा बोला जाता है। तो इसके आसपास का क्षेत्र और इससे 5 डिग्री तक का क्षेत्र, यहाँ तक का ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्मी का, सबसे ज़्यादा भारी वर्षा का और उच्च तापमान वाला क्षेत्र है। उमस यहाँ सबसे अधिक रहती है। यहाँ दिन में 2 बार हर रोज़ दिन में वर्षा होती है और वो आपकी संवहनी प्रकार की वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो जो वर्षा है उसका प्रकार है संवहनी प्रकार, यानी कि ज़मीन या पानी गर्म होता है, तरंगें बनती हैं, वो ऊपर उठती हैं, ऊपर जाके ठंडी होती हैं और वर्षा होती है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था किसने? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो यहाँ पे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश को अबिसिनिया के नाम से जाना जाता है? तो अबिसिनिया के नाम से जाना जाता है इथियोपिया को। तो यहाँ पे एक पठार भी है जिसे अबिसिनिया का पठार या इथियोपिया का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों आपका सही आंसर, ये इथियोपिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अबिसिनिया इथियोपिया का पुराना नाम है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांडीवाश का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो बांडीवाश का जो युद्ध था वो अंग्रेज और फ्रेंच सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ये करीब 1764 या 1765 में लड़ा, 1760 में, 1759 में लड़ा गया था। ये 1759 या 60 के करीब लड़ा गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फ्रेंच और इसी युद्ध ने भारत में फ्रेंच जो सेना थी, जो फ्रेंच आर्मी थी या फ्रांसीसी शक्ति थी, उसका सर्वनाश कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है। बांडीवास का युद्ध बहुत ही प्रमुख युद्ध है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांडीवास के इस युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो परिणाम ये था कि इसने फ्रेंच कॉलोनी या फ्रेंच उपनिवेशवाद को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? तो राज्य कार्यकारिणी का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है।
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे कार्यकारिणी पूछी गई है। तो देखिए संवैधानिक जो, अगर इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख में क्या अंतर है, तो संवैधानिक में आएगा राज्यपाल। यदि कार्यपालक प्रमुख पूछे आपसे और आपका प्रशासनिक बोले कि प्रशासनिक कार्य प्रमुख कौन है, तो प्रशासनिक होगा आपका मुख्यमंत्री, आपका सीएम आपका प्रशासनिक होगा। तो सीएम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस स्थिति में। अभी क्या पूछा है, राज्य की कार्यकारिणी का, या आपसे पूछिए देश की कार्यपालिका का प्रमुख। तो दोस्तों देश की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो आपका वो होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे फिर ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये राष्ट्रपति होता है ऐसा, ठीक है। देश की कार्यपालिका का, राज्य की का राज्यपाल। अगर संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख करके पूछे तो फिर आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में किसने पदार्पण किया था। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद कौन आया यहाँ पे आपका, तो पुर्तगालियों के बाद देखो दोस्तों डच आए यहाँ पे, ये यहाँ पे शायद मिस प्रिंट हो गया, गलत प्रिंट हो गया है। ब्रिटिश नहीं आए, ब्रिटिश तीसरे नंबर पर आए थे, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, और डचों के बाद आपके ब्रिटिश आए यहाँ पे, ब्रिटिश के बाद आपके डेनिश आए, और सबसे अंत में आए आपके फ्रांसीसी, फिर आपके डैन आए, डेनिश, और उसके बाद आपके जो आए उनका नाम था डच, ब्रिटिश, डेनिश और आपके फ्रेंच, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सर्वाधिक सामान्य तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक सामान्य तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला सामान्य तत्व है ऑक्सीजन। अगला है आपका श्रवण बेलगोला का संबंध है। तो श्रवण बेलगोला का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो श्रवण बेलगोला का संबंध क्या है, जैन धर्म से। तो जैन धर्म में क्या है, श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है, गोमतेश्वर बाहुबली। तो ये आपको याद रखना है, गोमतेश्वर बाहुबली आपका नाम है, अच्छे से याद रखना है। जो जैन धर्म में महावीर स्वामी की नंगी मूर्ति खड़ी है, बहुत बड़ी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है गुरुत्व बल। कैसे, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बीज अंकुरण को किस रूप में जाना जाता है। तो बीज अंकुरण को अखुआ रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाफ ए लाइफ उपन्यास के लेखक कौन है। तो हाफ अ लाइफ के उपन्यास जो है, हाफ अ लाइफ उपन्यास जो है उसके लेखक हैं B.S. नायपॉल। तो B.S. नायपॉल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको दोस्तों एक और बात पता चलें कि इसी के नाम से जो मिलता जुलता एक और उपन्यास है हाफ गर्लफ्रेंड, जो भी पूछा जा चुका है। हाफ गर्लफ्रेंड ये किसने लिखा है। तो हाफ जो गर्लफ्रेंड लिखा है वो लिखा है चेतन भगत ने। तो आपका चेतन भगत इस स्थिति में सही आंसर होगा। और आपको ये भी याद रखना है अच्छे तरीके से कि हाफ गर्लफ्रेंड जो नोवेल है, जो उपन्यास है, उस पर फिल्म भी बन चुकी है। और चेतन भगत की एक और उपन्यास टू स्टेट्स पर भी फिल्म बन चुकी है। लेकिन हाफ अ लाइफ उपन्यास है, इसके लेखक हैं B.S. नायपॉल। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था आपका वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो झेलम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों झेलम का जो पुराना नाम था वो था बितस्ता। तो तभी से बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। तो बितस्ता या हाइडेस्पीस का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है इसको। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है आपका वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपने भी 10 दिसंबर क्लिक किया है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपका जवाब सही है। दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरीके के जो सारे दिवस हैं वो आप महीनों के हिसाब से करने की, जनवरी में इतने इतने दिवस पड़ते हैं। और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो बहुत बड़ा नाम हो, जो बहुत बड़े लेवल पर पूछे जाते हों, जिनकी चर्चा होती हो बार बार, सिर्फ उन्हीं को आपको हाथ लगाना है और उन्हीं को आपको याद करना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है।
तो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान जो केंद्र है आपका वो हैदराबाद में है, तो हैदराबाद यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोर किस हिंदू देवता की सवारी है? तो मोर आपके कार्तिकेय की सवारी है, तो कार्तिकेय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। हमने ये बता ही दिया आपको कि निकोलस कोपरनिकस कौन था। तो निकोलस कोपरनिकस आपका एक खगोल भौतिक वैज्ञानिक था। दोस्तों ये जो आपसे जो इससे पहले वाला सवाल है कि मोर जो किसकी सवारी है, तो ये कार्तिकेय की सवारी है। यहाँ पे हम एक और बात आपको बता दें कि उल्लू किसकी सवारी है, तो उल्लू लक्ष्मी की सवारी है। तो ये चीज़ आपको, ऐसे जो प्रश्न है हिंदू माइथोलॉजी से, ये भी पुलिस वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निकोलस कोपरनिकस कौन था? तो ये बता दिया आपको हमने कि खगोल भौतिक वैज्ञानिक था आपका, तो यहाँ पे ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सुरक्षा तंत्र का भाग लक्ष्य क्या है? तो ये पायलट विहीन लक्ष्य एयरक्राफ्ट हैं। तो लक्ष्य क्या है? तो ये पूछा गया है आपसे कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य पूछा गया है। तो ये पायलट विहीन लक्ष्य एयरक्राफ्ट है। तो ये क्या है? एक पायलट विहीन एयरक्राफ्ट है। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स से आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को किसके दौरान निलंबित किया जा सकता है? ये प्रलंबित नहीं है, निलंबित है। तो किसके अंतर्गत निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें पहले था कि अगर आंतरिक अशांति है या कुछ भी हो गया है तो आप कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी इसका क्या है, अभी इसमें ये है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है और बाह्य आक्रमण है या फिर देश में विद्रोह हुआ है, तो वो सशस्त्र विद्रोह हुआ है दोस्तों, ऐसी स्थिति में ही सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है आपका 352 अनुच्छेद में आपका लगाया गया है और इसका प्रावधान दिया गया है दोस्तों। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इसका जो ये 352 में साफ लिखा गया है, पहले था ये लेकिन 1944 में इसको बदल दिया गया है कि आप हर आधार पर नहीं लगा सकते, सिर्फ आपको आधार ये ढूंढना होगा सिर्फ कि या तो बाह्य आक्रमण हुआ हो या फिर देश में ही सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, उसी आधार पर लगा सकते हैं। अगला जो आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में दे रखे हैं 352 में, एक है 356 में और आपका एक है 360 में। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो भारत में कभी नहीं लगा है, अभी तक कभी नहीं लगा है भारत में वित्तीय आपातकाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास क्या कहलाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास व्हाइट हाउस कहलाता है। तो व्हाइट हाउस यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। व्हाइट हाउस ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि व्हाइट हाउस बहुत अच्छे तरीके से चर्चा में था, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के समर्थकों ने व्हाइट हाउस को बंदी बना लिया था एक तरीके से, व्हाइट हाउस को, उसमें तोड़ फोड़ की थी और वो एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बनी थी। तो शायद उसकी वजह से ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि व्हाइट हाउस हो रहा है। तो हम भी पूछ लेते हैं बच्चों से कि ये कहाँ था, क्या था, किस बारे में पूछा गया है। तो आपका ये है सही जवाब, व्हाइट हाउस। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये आपकी रोएंटनजन ने की थी। तो रोएंटनजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आपको ये भी बताना है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज किसने की थी। गामा गामा नहीं, गामा किरणों की खोज, गामा रेज की आपकी कौन सी पूछी गई थी, कहाँ पे? तो गामा की खोज किसने की थी और एक्स की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न आपके सामने है, राइट बंधुओं को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट बंधुओं को जाना जाता है हवाई जहाज की खोज के लिए। तो हवाई जहाज यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट बंधुओं ने दुनिया को पंख लगाए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाब्लो पिकासो एक क्या था, एक मशहूर क्या कौन से प्रोफेशन में था? तो पाब्लो पिकासो आपका जो था, पिकासो वो चित्रकार था एक। तो ये एक आपका चित्रकार था। तो चित्रकार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाब्लो पिकासो के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो कॉस्मोलॉजी को ही आपका, कॉस्मोस माने ब्रह्मांड, लॉजी माने स्टडी, तो ब्रह्मांड का अध्ययन हो गया कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ यहूदी पूजा करते हैं क्या कहलाता है? तो वो स्थान यानी उनका पूजा स्थल पूछा है, यहाँ पे पूजा स्थलों के बारे में पूछा गया है। तो जो पूजा स्थल है आपका वो कहते हैं सिनेगाग, सिनेगॉग कहते हैं, सिनेगाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहूदी पूजा करते हैं। यहूदी सबसे यहूदियों का देश किस देश को माना कहा जाता है? तो यहूदियों का देश आपका इजराइल को कहा जाता है।
तो इज़राइल भी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। एक तरीके से अगर उस हिसाब में पूछा है तो इज़राइल आपको टिक करना था। लेकिन अभी हम यहूदियों के बारे में बात करें तो उनका जो पूजा स्थल है वो है सिनेगाग। ऑप्शन में देख के आप आराम से टिक करते हैं। मंदिर का है, मंदिर हिंदुओं का मंदिर है, आपका मुस्लिमों का मस्जिद है, पारसियों का आपका आग है, लोटस टेम्पल है, और आपका यहूदियों का सिनेगाग है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह आपका सिखों के 10वें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो पल्लव वंश की जो स्थापना की थी वो सिंह विष्णु ने की थी। तो सिंह नहीं है, ये सिंह है। तो सिंह विष्णु ने की थी पल्लव वंश की स्थापना, सिंह विष्णु ने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों आपको पल्लव वंश हो गया, पाल वंश हो गया, चोल हो गए, चेर हो गए, पांड्य हो गए, महान चोल हो गए बाद में आपके, और आपके सातवाहन हो गए, गुप्त मौर्योत्तर में आपके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंठस्थ करनी ही चाहिए, उनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जो जो आपको वंश बताए उनके संस्थापक, उनकी राजधानी आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। जो पुराने सिक्के होते हैं उनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में यानी सिक्का शास्त्र में किया जाता है। उनके बारे में देखा जाता है कि कितनी उम्र पुराने हैं, किस सन के हैं, किस समय के हैं, उन पर क्या लिखा हुआ है, कौन सी लिपि है, किसका चित्र छपा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है आपको। अगला प्रश्न है, जल के शोधन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जल के शोधन के लिए। तो क्लोरीन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थायी भूकंप विज्ञान वेधशाला स्थित है? तो स्थायी भूकंप विज्ञान वेधशाला स्थित है आपकी लातूर में। तो लातूर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा एकमात्र स्थान है जहां आप ट्राम देख सकते हैं? तो जो ट्राम है आपकी, जो एक तरीके से बस से थोड़ी सी बड़ी रेलगाड़ी होती है जो सड़कों पर ऐसी घूमती रहती है, और जो बिजली से चलती है, ट्रेन, छोटी ट्रेन आप उसको कह सकते हैं। तो ये चलती है कोलकाता में, भारत के एकमात्र शहर में। तो कोलकाता यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, और ट्राम आप इस नाम को याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा सदस्य की आपकी कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है और राज्यसभा की उम्र 30 वर्ष है। यदि आप उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं और खड़ा होना चाहते हैं उस पद के लिए, तो इस स्थिति में आपकी जो भी जो होगी आपकी उम्र होगी, उम्र सीमा वो आपकी 35 वर्ष होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो योग्यताएं हैं तो वो 35 साल होगी। ये 30 है, ये 35 है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, तारों और ग्रहों जैसी दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप यानी दूरबीन। तो दूरबीन यहाँ पे आपका उपयोग में लाया जाता है, और ये टेलीस्कोप करेक्ट जवाब आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा किस खेल से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पीटी उषा हैं आपकी, वो संबंधित हैं दौड़ से, ये रेस से संबंधित है, यहाँ पे लिख नहीं पाए। तो वो देखिए एथलीट संबंधित हैं, वो एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनमें से एक है दौड़ यानी रेसिंग से। तो पीटी उषा एथलेटिक्स एक एथलीट हैं जिनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उनका निकनेम है उड़न परी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संतोष ट्रॉफी किसके साथ संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल के साथ संबंधित है। तो फुटबॉल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संतोष ट्रॉफी किसके साथ संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ संबंधित है। तो फुटबॉल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, बार बार ये चीज़ें रिवाइज करनी है। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों का आपको बार बार रिवाइज करना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, जो भी फैक्ट हम बताते हैं वो आपको नया लगे, तो अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें और उसका बार बार रिवाइज करें, ताकि आपके आगे आने वाले एग्जामों में बहुत बहुत हद तक सुधार हो सके। अगला प्रश्न आपके सामने है,
अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे पर निर्मित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर निर्मित है, तो यमुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना के किनारे है। अगला प्रश्न आपके सामने है डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो डेसिबल किसकी इकाई है? ध्वनि की तीव्रता की। तो ध्वनि की तीव्रता, ये देखिए एक चीज़ और बता दें हम आपको यहाँ पे डेसिबल के बारे में कि यदि कोई भी ध्वनि 80 डेसिबल से कम है, ठीक है, तो वो प्रदूषणकारी नहीं है, लेकिन यदि 80 डेसिबल या इसके ऊपर है तो वो मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रही है और आपके कानों का जो पटल है, कानों का जो क्षेत्र है, आपके कान हैं, उनके लिए वो हानिकारक है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि। अगला प्रश्न आपके सामने, हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? तो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है फांसीवाद का मुख्य समर्थक फांसीवाद का मुख्य समर्थक क्वेश्चन देखते हैं, फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था? तो फांसीवाद का जो मुख्य समर्थक था वो था आपका मुसोलिनी, तो मुसोलिनी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व इतिहास से संबंधित है, लेकिन फांसीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 4-5 विचारधाराएं हैं, विश्व में चलती हैं, तो इन सबको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको बता दें कि जो मार्क्सवाद है, एक मार्क्सवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक फांसीवाद तो पूछ ही लिया गया। मार्क्सवाद, फांसीवाद का अर्थ है बहुत अव्वल दर्जे की राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। तो मार्क्सवादी जो नज़रिया है या उसका जो समर्थक है मार्क्सवाद का, वो है आपका कार्ल मार्क्स, जिसने बहुत बहुत क्रांतिकारी विचार दिए हैं। कार्ल मार्क्स जिनका नाम है। बाद में क्या हुआ कि ये जो समाजवादी थे या मार्क्सवादी थे या फिर ये आपके साम्यवादी हो गए बाद में, और इन्होंने हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। वहीं से इनका खेल बिगड़ गया सारा, वरना ये बहुत अच्छे तरीके से उठे थे, लेकिन भारत में कैसा कोई खास कमाल नहीं कर पाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है सॉल्ट विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो सॉल्टो एंजल जलप्रपात है, तो एंजल है जो विक्टोरिया नदी पर है, तो एंजल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम आपका तमिलनाडु में स्थित है। कांचीपुरम की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साड़ियाँ लिखना था मुझे, मैंने साड़ियाँ लिख दिया, तो ये नहीं है आपका। साड़ियाँ आपका सही जवाब है इसमें, सॉरी तमिलनाडु सही जवाब है कांचीपुरम के लिए। और कांचीपुरम किसके लिए फेमस है? साड़ियों के लिए। अगला प्रश्न है वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो वस्त्र उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है आपका लोहा और इस्पात, तो लोहा इस्पात यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको हम बताते चलें कि जो उद्योग है भारत के लिए, जो वस्त्र उद्योग है वो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है और सबसे अधिक लोग इसमें खपे हुए हैं। दूसरा है लोहा और इस्पात, ये भी रोज़गार पहले काफ़ी देता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी सब कुछ ऑटो हो गया है, तो उसमें फिर कम श्रमिकों की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए बहुत से लोग अपने जॉब खो बैठे हैं इसी के कारण। तो पहला है सूती मिल और दूसरा है लोहा एवं इस्पात, ये आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है सरकार नियंत्रित राशन की दुकानों द्वारा वितरित की किस्म को क्या कहते हैं? सरकार द्वारा वितरित की किस्म को क्या कहा जाता है? वितरण की किस्म को, तो इसको बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, लोक वितरण प्रणाली इसको बोला जाता है हिंदी में, तो ये इसका सही जवाब है पीडीएस का। ठीक है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का आशय है धर्म का राज्य से पृथक्करण। धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है, यानी अर्थ पूछा है इसका, तो इसका अर्थ है आपका धर्म का राज्य से अलग होना और अलग पृथक्करण, तो राज्य का से पृथक्करण धर्म का, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये याद रखने वाली बात है, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की आकस्मिक निधि का जो संचालन है वो आपका किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो आकस्मिक निधि का संचालन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे? तो नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुए थे एक, और लखनऊ जो अधिवेशन था वो आपका 1916 में हुआ था, और डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार, डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी।
तो ये दोनों तरफ से प्रयास हुआ था, नरम पंथियों की तरफ से भी और गर्म पंथियों की तरफ से भी। तो ये कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक हुई इसमें, और इसमें एक और बात हुई लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही। ये अलग थोड़ी इसकी अलग मीटिंग में हुआ ये, तो इसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ हो गई। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मुस्लिम लीग यानी एमएल भी इसके साथ हो गई, एमएल प्लस आईएनसी का मेल मिलाप फिर से हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नरमपंथी और गर्मपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? तो ये तो लखनऊ अधिवेशन हो गया। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की प्रथम बैठक प्रथम घंटे को प्रश्नावधि को आपका प्रश्न अवधि कहा जाता है। प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को यानी कि आपका ये क्वेश्चन आंसर घंटा होता है, यानी क्वेश्चन आवर बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न आपके सामने है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्यप्रणाली की सफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक कार्यप्रणाली की सफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये आपका किया जा सकता है अनुच्छेद 356 में। तो यहाँ पे आपका 356 आर्टिकल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है पुतली किस एक का हिस्सा है? तो पुतली जो है हमारी वो मानव नेत्र का हिस्सा है। तो मानव नेत्र यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे उपकला ऊतक को और क्या कहा जाता है? तो उपकला ऊतक को संरक्षी ऊतक कहा जाता है। उपकला ऊतक को संरक्षी ऊतक कहा जाता है। तो संरक्षी ऊतक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है टैडपोल किसका एक विकासशील चरण है? तो टैडपोल जो है आपका मेंढक का विकासशील चरण है। पहले टैडपोल बनता है उसके बाद मेंढक बनता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है आग पकड़ने वाले द्रव्यों को क्या कहा जाता है? तो आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है दाहक या दाह। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दहन दहन दहनीय भी बोला जाता है, दहनीय ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण। तो यहाँ पे कर्षण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुक्रोज किसका एक सामान्य नाम है? तो सुक्रोज आपका साधारण चीनी का एक नाम है। तो साधारण चीनी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। साइंस से काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पे आपका बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। जातक किसके बारे में है? तो इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की बातें लिखी हुई हैं, पुनर्जन्म के बारे में लिखा हुआ है। वो बुद्ध के पुराने जो जितने भी जन्म हुए हैं उन सब की एक तरीके से हिस्ट्रीज को बोला जाता है, जातक कथाओं को। ठीक है। और जो और ग्रंथ हैं त्रिपिटक हैं आपके, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और आपका एक और पिटक है। तो ये 3 पिटक भी हैं त्रिपिटक जिनको बोला जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ किसके हैं? तो ये भी बौद्धों के ही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। तो एशिया यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। सबसे देखिए जनसंख्या सबसे बड़ी किसकी है? एशिया की। दूसरा एक और सवाल पूछा गया था, वो पता नहीं किस शिफ्ट में पूछा गया था। तो पूछा गया था कि सबसे अधिक जल संसाधन किसके पास हैं? तो देखिए सबसे अधिक जल संसाधन भी एशिया के ही पास हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किसके पास है? तो वो भी एशिया के ही पास है। तो यहाँ पे भी एशिया ही आएगा। मानव की जो जननी है वो अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन मानव का पालना घर बोला जाता है वो आपका सबसे बड़ा अगर महाद्वीप में से कोई पालना घर है मानव का तो वो एशिया ही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने मापा था। तो रोमर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को सबसे पहले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी आपकी वो 1576 ईस्वी में हुई थी। तो 1576 ईस्वी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश आपके जापान को कहा जाता है। तो जापान यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को।
अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, सभापति होता है। अध्यक्ष लोकसभा का होता है, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का, लेकिन ये उसका सदस्य नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो आपका वायरस या विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की जो राजधानी है आपकी वो है कोहिमा, तो कोहिमा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो आज आपसे आपके एग्ज़ाम में आज आपसे पूछे गए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कोई कठिन नहीं है, अगर आप किताबों से अच्छी तरीके से चिपके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से पहले भी कवर किए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है, यहाँ पे भी हमने जो इन सवालों का एनालिसिस किया वो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ किया है। तो अभी वीडियो आपने अभी अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही उपयोगी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर चालू करें, ताकि जो अपडेट है आपको समय से मिलती रहे और आपका समय ज़ाया ना हो और आपको तुरंत सबसे पहले एनालिसिस देखने को मिले। तो ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाली हैं वीडियोज़। तो आप इन्हें एक बार समझ में ना आए तो दोस्तों बार बार देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य सभी को इसका लाभ मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।